हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वीके संजय, आप पद्मश्री हैं, आपने अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं ही। आप एक बहुत बड़ा आपका काम है सामाजिक क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पीजी कॉलेज जो पीजीआई चंडीगढ़ है वहाँ से प्राप्त की। उसके बाद जो मास्टर्स डिग्री है, जो उच्च शिक्षा है, वो अनेकों देशों में कनाडा, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, अनेक देश में आपने प्राप्त की। आपको व्याख्यानों के लिए कई देशों में आमंत्रित किया गया। आपका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम है और एक लिम्का बुक है, उसमें भी आपका नाम है। इंडिया की जो सबसे बड़ी संस्था है उसमें आपका नाम है। आपका बहुत बड़ा काम है अस्थि रोग के विषय में। और एक बड़ी बात यह है कि जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उनमें उनके विषय में जागरूकता पैदा करने का वो काम पूरे देहरादून में कर रहे हैं, देहरादून के बाद तमाम प्रदेशों में कर रहे हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। इस मंच पर मैं चाहता हूँ मन से उनका स्वागत किया जाए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद हैं बुद्धिनाथ मिश्र, बंधन विचार, ऐसे कवि यहाँ इस मंच पर मौजूद हैं। उनका बहुत आभार और स्वागत। आज के लेखक, अनुभवी लेखक श्री असीम शुक्ल जी, डॉक्टर संजय बुद्धिनाथ मिश्र जी, हमारे पूर्व साथी सतीश शुक्ल जी और बाकी मंच में बैठे दोनों विद्वान, प्रिंसिपल साहिबा, मैं सबसे पहले क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं, जैसा आपने कहा, नॉर्मली मैं कभी बीच में नहीं जाता हूँ, किंतु आज मुझे बताया गया था 1 घंटे का कार्यक्रम है, तो हमने 4:30 से 5:30 रखा। मेरी 6 बजे एक मीटिंग और इसमें ऑनलाइन बहुत सारे लोग जुड़े हैं। ये भी नहीं है कि मैं उसे पोस्टपोन करूँगा, बहुत लोग उससे परेशान होंगे बेचारे, तो इसलिए मैंने पहले अपने लिए 5 मिनट रखा था, क्योंकि मैं ज़्यादा कभी नहीं बोलता हूँ। लोगों का सुनने का स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप देखेंगे जो लोग लंबे लंबे भाषण देते हैं उनको कोई नहीं सुनता। 4, 5, 6 मिनट, उसके बाद स्विच ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद लोग अपने काम में लग जाते हैं। तो जो अटेंशन स्पैन है ना, खासकर आज के आधुनिक युग में बहुत कम हो गया है। तो मैंने 5-6 मिनट रखा था, मुझे लगता है 2-3 मिनट भी समेटना पड़ेगा क्योंकि मुझे 6 बजे मेरी एक मीटिंग है, तो मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा हिंदी साहित्य में रुचि कैसे हुई उस पर लंबा नहीं बोल के बस इतना ही कहूँगा। मैं IIT दिल्ली का बड़ा हुआ, तो वहाँ तो सब इंग्लिश मीडियम में होता है, तो भी मैं साहित्यिक रुचि के कारण मैंने अपना एक मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था सिविल सर्विसेज में, वो हिंदी साहित्य था। तो हिंदी साहित्य को मैंने इसलिए उस ऑप्शनल की वजह से और गहराई से पढ़ा, नहीं तो मैं खाली कहानियाँ और उपन्यास पढ़ता था, किंतु ऑप्शनल सब्जेक्ट होने के कारण बाकी भी जितना हिंदी साहित्य से जुड़ा है वो सब मैंने गहराई में पढ़ा है। पर मैं देखा आज राम मीना जी ने जो इसको फॉरवर्ड लिखा है, तो मुझे लगा इतने विद्वान लोगों के बीच में कहाँ बोला गया, मतलब यहाँ तो विद्वत्ता भरी पड़ी है। असीम शुक्ल जी हो, चाहे सतीश शुक्ल जी हो, चाहे बुद्धिनाथ मिश्र जी, सभी पांडे मैडम हो, तो मैंने देखा इनमें दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि कहीं जो मैंने कविताएं अभी गहराई से नहीं पढ़ी, सरसरी तौर पे पढ़ी, जो इनकी रचो नदी का मोह, तो कहीं न कहीं अज्ञे और निराला के बीच में आपको पाता हूँ। कहीं न कहीं जो इनकी वीणा, जो सरस्वती वंदना है, उसमें जहाँ निराला का पुट है, तो कहीं न कहीं जो जिस तरह के बिंब रचते चलते हैं, उनमें कहीं न कहीं अज्ञे मुझे जो है भाव आता है। एक आपको देख के आपकी जन्मभूमि बांदा की भी याद आई, क्योंकि बांदा पे मैंने एक बहुत बड़ा संस्करण अपनी किताब खाके में इंसान में लिखा है। कविता के बारे में जब इसकी गीतात्मकता खत्म हुई, छंदात्मकता खत्म हुई, लयात्मकता खत्म हुई, तो उसको शायद लीड कर रहे थे आगे उन दिनों में नई कविता।
छंद मुक्त जो कविता थी, और उन्होंने जो कहा मुझे लगा उसकी वजह से मैं भी थोड़ा बहुत लिख पाया कविता में। उन्होंने कहा कि घनीभूत संवेदना की अभिव्यक्ति ही कविता है। यानी कि जो कहानी है, जो उपन्यास है, वो फैला हुआ है, उसमें आप एक प्लॉट बनाते हैं, रचते हैं, तब जाके कुछ उसमें से निकालेंगे। जबकि कविता जो है कंसोलिडेटेड, एक छोटे से एक पेज में, 2 पेज में अपनी भावना की अभिव्यक्ति है। तो घनीभूत संवेदना की अभिव्यक्ति है, तो जरूरी नहीं है कि उसको हम छंद में कहें, गीतात्मकता में कहें। पर मैं देख रहा हूँ कि शुक्ल जी की जो कविताएं हैं उसमें लय भी है, उसमें संवेदना भी है और उसमें बिंब भी है। तो सभी आपने लिखा है। ये जरूर है कि मैं कई कविताएं आपकी पढ़ा तो थोड़ा सा निराशा की तरफ कुछ लगा मुझे, पर मैं गहराई में जाऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर से बड़ा आशावादी वो भी निकलेगा। जैसे टाइटल ही जैसे देख रहा था मैं, नदी डूबकर मरी, एक ये बहुत बड़ा बिंब क्रिएट करता है। नदी डूबकर मरी सवेरे, लहरें हमें अनाथ दिखी। नदी डूबकर मरी सवेरे, लहरें हमें अनाथ दिखी, जन्म कुंडली इस बगिया की, गर्म हवा के हाथ लिखी। ऐसे ही आपने और भी अच्छा लिखा है बहुत। जीवन के बारे में लिखा है, जीवन को दुत्कार मृत्यु का, जीवन को दुत्कार मृत्यु का महिमा मंडन होता है, तब लगता उर्वरा भूमि में कोई पत्थर बोता है। मर मर कर पर हित में जीना, जीवन देकर मरना, 5 घरों का गांव हमारा, सब कुछ यहाँ बिसरना। तो मैं शुक्ल जी को बधाई देता हूँ एक बहुत ही बड़ी महान रचना के लिए, और भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप साहित्य जगत में क्षितिज पे इसी तरह से छाए रहेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चूंकि मुख्य अतिथि चले गए हैं, लेकिन मेरे उनके बारे में क्या विचार थे पुलिस के बारे में, तो मैं समझता हूं कि मैं बताना उचित समझूंगा और आप में से कुछ लोग उन तक ये बात को पहुंचा भी देंगे। मैं आज के पुस्तक लोकार्पण समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार जी, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, डॉक्टर राम विनय सिंह जी, अध्यक्ष हिंदी साहित्य समिति देहरादून, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधारानी पांडे जी, पूर्व कुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, सारस्वत अतिथि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, कवि और गीतकार श्री सतीश शुक्ला जी, पूर्व पुलिस उप महानिदेशक उत्तराखंड, डॉक्टर सविता मोहन जी, पूर्व निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखंड, हिंदी साहित्य समिति देहरादून के उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश बलूनी जी, महामंत्री श्री हेमंत नंदन उकरेती जी, संयोजक श्री शिव मोहन सिंह एवं श्रीमती डॉली डिबराल, और कार्यक्रम के संचालक श्री सादाब अली जी का अभिनंदन एवं पुनः नमस्कार करता हूँ। मैं डॉक्टर राम विनय सिंह का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस भव्य कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मंच पर बैठे हुए महानुभावों से परिचय कराने का अवसर दिया। मेरा डॉक्टर राम विनय सिंह एवं श्री असीम शुक्ल जी से पहली बार परिचय हुआ था जब मैंने अपने सेंटर में 2018 के विश्व पुस्तक दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसका संचालन डॉक्टर राम विनय जी ने किया था। इसके बाद इन दोनों महानुभावों से कई बार मिलना जुलना हुआ। यहाँ पर यह बात बताना भी उचित समझूंगा कि मेरा डॉक्टर सुधारानी पांडे जी से परिचय कराने में श्री असीम शुक्ल जी ने ही सूत्रधार का काम किया था, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे कर्मठ शिक्षाविधि विदुषी से परिचय कराया, जिन्होंने मेरे काव्य संग्रह के लिए भूमिका लिखी है। इस मंच के माध्यम से मैं डॉक्टर सुधारानी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। पुलिस के किसी भी कर्मी संवेदनशील होना चाहिए। मैं खास तौर से डॉक्टर अशोक कुमार जी के लिए लेके आया था। पुलिस के किसी भी कर्मी को संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि यह गुण उनके कार्य निर्वहन में एक आवश्यक तत्व है। पुलिस के पास कोई भी कर्मी तभी जाता है जब वह किसी कारणवश पीड़ित होता है, और यदि पुलिस के कर्मी संवेदनशील हैं तो वह उनकी पीड़ा को
बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज के मुख्य अतिथि अश्विन कुमार जी ने केवल उत्तराखंड पुलिस के एक सर्वोच्च अधिकारी हैं, बल्कि वह एक विख्यात साहित्यकार, कवि एवं लेखक हैं। यदि पुलिस प्रशासन में ऐसे संवेदनशील व्यक्ति हों जो साहित्य और कलाओं में रुचि रखते हों, तो फिर सोने में सुहागे की उक्ति सरदार। मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार जी, जो यहाँ पर नहीं है, से मेरा परिचय लगभग 15 साल पुराना है और जब भी मुझे पुलिस से संबंधित कोई समस्या आती है तो मैं सबसे पहले डॉक्टर अशोक कुमार जी को ही याद करता हूं और जो मुझे हमेशा ही अपना मार्गदर्शन देते हैं और मदद भी करते हैं। मैं यहाँ पर इस समय आपका पुनः आभार प्रकट करता हूँ। मैंने टाइम ले लिया है, मैं दोबारा उनके पास जाऊंगा। श्री असीम शुक्ला जी की रचना धर्मिता से हिंदी जगत के प्राय सभी सुयोजन सुपरिचित हैं। बुंदेलखंड की धरती में जन्मे, पले और बड़े असीम जी से मेरा सानिध्य देहरादून बचपन से ही समाया रहा है, क्योंकि मेरा जन्म भी बेतवा नदी के किनारे बुंदेलखंड में हुआ। जीवन भर इधर उधर अस्त व्यस्तता से भरे कामों के बाद देहरादून की पावन धरती पर हम दोनों का सानिध्य भी मैं संयोग ही कहा जाए। विज्ञान का छात्र और चिकित्सा के क्षेत्र में आने के बाद भी साहित्य लिखने पढ़ने की मेरी अभिरुचियों को उसी जन्मभूमि से, उसकी मिट्टी पानी से निरंतर उर्वरत होने रहने का अवसर मिला। मैं धन्य हूँ कि असीम शुक्ल जी की कृतियों के लोकार्पण समारोह में अवसर पर मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। श्री असीम शुक्ल जी की साहित्य यात्रा, नवगीत आंदोलन, ललित निबंध, साहित्य समीक्षा, वर्ष कवि मंचों पर काव्य और गीतकारों का सानिध्य, पत्रकारिता विशेष का नवभारत टाइम, विभिन्न विश्वविद्यालय, सृजनात्मक व्याख्यान, राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भागीदारी सहित मौलिक रचनाओं के साथ अनुभव जारी है। मैं अभी डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी से कल ही बात कर रहा था। मैंने कहा कल मैं व्यस्त हूँ, आपके कार्यक्रम में जा रहे, आपको बहुत याद कर रहे थे और आपको बधाई भी दे रहे थे और शुभकामनाएं भी दे रहे थे। आपकी बहुत उन्होंने प्रशंसा की। डॉक्टर असीम शुक्ल जी ने जो कवियों कथाकारों के रचनाओं के आधार पर जो समीक्षात्मक लेखन लिखे, वह बहुत सराहनीय है। जैसे डॉक्टर सविता मोहन जी ने कहा है, खासतौर से किसी विद्वान के लिए दूसरे विद्वान की प्रशंसा करना कुछ मुश्किल का काम होता है, जिसको इन्होंने अच्छी तरह से निभाया है। श्री शुक्ल जी ने मूल्यों के साथ भाई और सृजन पुस्तक, जिसका आज लोकार्पण हुआ है, उसके पृष्ठ 135 पर लिखा है, दुनिया कहती है मृत्यु दुर्घटना है। मृत्यु कैसे दुर्घटना हो सकती? मृत्यु तो निश्चित है, सिर्फ यही नहीं पता कि कब। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। मैंने भी एक कविता इसी तरह से लिखी है, अचानक कुछ नहीं होता, न दिन न रात, न जन्म न मृत्यु, न विकास न विनाश, जो कुछ होता है नियोजित होता है। श्री असीम शुक्ला जी ने अपने काव्य संग्रह रजो नदी मौन का, जिसका लोकार्पण भी आज हुआ, उस काव्य संग्रह में रिश्तों के ऊपर एक कविता लिखी है। कविता की पंक्तियां इस तरह है, देह नहीं बलकल है रिश्तों से। मुझे बलकल का मतलब तो नहीं समझ में आता था, लेकिन फिर मैंने देखा और उसको यहाँ लिखा है, देह नहीं बलकल है रिश्तों से ही। बलकल अर्थात थाल या त्वचा, पथराई यादों को कुएं से। क्योंकि आपकी उम्र है तो सच में, और हम लोग भी इसी उम्र से गुजरने वाले हैं, तो ये जो लाइनें हैं या पंक्तियां हैं वो सच में बहुत याद है। इन पंक्तियों में कवि के जीवन के रिश्तों का कितना महत्व दिया है। इसी जीवन के लिए एक और कविता लिखी है कवि ने, जिसका शीर्षक है शब्दहीन गीत। उस भविष्य का उपनिवेश हूँ, वर्तमान का जो अतीत है, अर्थहीन जीवन मरना है, होता यह केवल प्रतीत है। कल अतीत है, अब वर्तमान हूँ, कल भविष्य बनकर आ जाऊं। मरघट में हो या महानगर में, किस किस को मैं भा जाऊं। लड़े शून्य में मूठे लेकर सपने में हार जाते। कहते हैं कि अनुभव बस भी करते हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता मनुष्य में होती है। श्री असीम शुक्ल जी ने अपने प्राकृतिक में ठीक ही लिखा है, भाव अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम रूप सदैव से साहित्य में काव्य की माना गया है। मैं समझता हूँ जो वर्ग इस से अहमद से असहमत रखता है, वह साहित्य में साधना को अस्वीकार कर रहा है। सीखने के 3 ही तरीके हैं, सुन के, देख के, करके। जैसा समाज में साहित्य होगा, वैसे ही लोग सुनेंगे, देखेंगे और करेंगे। मेरा मानना है, समाज में यदि किसी तरह का बदलाव लाना है तो वह किसी भी व्यक्ति, समाज या देश के विचारों में बदलाव लाना होगा, जैसा कि रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ, आगम ग्रंथ, कुरान, बाइबल, त्रिपिटक इत्यादि ग्रंथों ने किया। साहित्य का, लेखक, कवियों एवं अन्य लोगों का योगदान समाज के बदलने में राजनेताओं से ज्यादा रहा है।
क्योंकि आखिरकार राजनेताओं को, अधिकारियों को, समाज के अन्य प्रभावशालियों को, लोगों को बनाने में साहित्य का बड़ा योगदान रहा है। मेरा मानना है साहित्यकारों का योगदान अतुलनीय है और ठीक ही कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, सत्यम शिवम सुंदर। श्री असीम शुक्ल जी ने नदी के शब्द चित्रों और कल्पना के समन्वय के साथ समकालीन जीवन की विडंबनाओं के सुदूर सार्थक शब्दों के साथ साकार किया है। आओ बैठे हम कतार पर और नदी से बात करें। पंक्तियों के साथ खोखली जैसी सदी के बीच मन की बात कहते हैं। इन कविताओं रीतेले स्वप्नों की वेदना, तट से नाला सांवला समुद्र, कोहरे का पर्वत है, सपने में आता नंदनवन का अग्निराग है, लावे की नदी, यह कोहराई नदी जैसे 87 नवगीत हैं जो यायावर शब्दों की यति गति और नई भंगिमा के साथ अपना परिचय देते हैं। पूरे गीत संग्रह समकालीन जीवन की उलझी संवेदनाओं के गीतों के साथ शब्दहीन भाषा और खंडित अभिलाषाओं के बीच नव सृजन के हवन की कामना करते असीम शुक्ला जी की वाणी जलती चिता मृत्यु के मंदिर, नाश नहीं नव सृजन हवन की आशाओं भरा संदेश देती है। असीम शुक्ल जी की कृतित्व और साहित्य साधना के सोपान अल्प समय में सीमित शब्दों में बांधना संभव नहीं। इन कृतियों में एकांत चिंतन और भविष्य का जो संदेश है वही साहित्य का अमर संदेश है। श्री असीम शुक्ल जी की साहित्य यात्रा जारी रहे, सुधी पाठकों, साहित्य रसिकों के लिए यह अमूल्य निधि प्राप्त होती रहे। अंत में मैं अपनी एक कविता की कुछ पंक्तियां पढ़कर अपने ढंग से यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों के लिए एक संदेश, आयोजकों को धन्यवाद और श्री असीम शुक्ल जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है सपने आपको और हमारे। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूँगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूँगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से, क्योंकि सपने ही तो भविष्य है हमारा और आपका। आज यहाँ जो पूरा हो रहा यह सपना ही तो था और क्या। हमारे सपनों को संभालने के लिए आपको धन्यवाद और आपके सपनों को संभालने के लिए हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार। हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रामनिवास सिंह जी, हमारे साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य पंक्ति में लिखे जाने वाले असीम शुक्ल जी, पद्मश्री डॉक्टर BK संजय जी जो कि अस्थिशाली विषय के साथ अच्छे रचनाकार भी हैं, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र नवगीत परंपरा के सशक्त हस्ताक्षर, डॉक्टर सविता मोहन और भाई सतीश शुक्ल जी संचालक शारदा वाली जी और हिंदी साहित्य समिति के तमाम पदाधिकारी और सभागार में उपस्थित तमाम साहित्यकार। विलंब बहुत अधिक हो चुका है और चाय भी सबका इंतजार कर रही है और जितना अधिक वक्ताओं को बोलना था बोला जा चुका है। मैं असीम शुक्ल जी के विषय में कुछ न कहकर पुस्तक के बारे में कोई चर्चा न करके केवल कृतज्ञता ज्ञापित करूंगी 2 शब्द के, क्योंकि उन्होंने ये गद्य पुस्तक मुझे समर्पित की है। मेरी इतनी योग्यता नहीं कि एक महान लेखक वो कृति मुझे समर्पित करे, तो एक कृतज्ञता ज्ञापन करने का मेरे लिए अवसर है और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए बस 2 शब्द कहना चाहूंगी। कांतेयम भागवतुकी कमपि कविवरम भाग्यवंतम प्रणोति। यह भागवतुकी रूपी कांता कविता इसी भाग्यवान कवि को ही चुनती है, तो वह भागवतुकी कांता कविता के साथ साहित्य का सृजन करने वाले हमारे भाई असीम शुक्ल जी, जिनका की बहुत दिन से लोकार्पण कार्यक्रम प्रतीक्षित था। कोरोना काल के कारण हम लोग बहुत अधिक आभासी कार्यक्रम कर रहे थे और साहित्य समिति का यह अभी प्रत्यक्ष कार्यक्रम हुआ है और मैं सभी साहित्य समिति के पदाधिकारियों को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इस आयोजन में एक प्रकार से संलग्न होकर अपनी महती भूमिका निर्वहन की और इस सारस्वत कार्यक्रम को सारस्वत रूप बनाया, क्योंकि सभागार में उपस्थित, मंच पर उपस्थित साहित्यकारों से किसी भी तुलना में कम नहीं थे, क्योंकि किसी राजनेता को बुलाकर या भीड़ जोड़ना तो एक अलग धर्म होता है, किंतु साहित्यकार के रसज्ञता को साहित्यकार के माध्यम से संवाद करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो गद्य रचना तो उन्होंने बहुत विलक्षण की है
किसी की कृति पर समीक्षा लिखना बड़ा दुर्भाग्य कार्य होता है। गद्य के बारे में सविता मोहन थे, क्योंकि किसी राजनेता को बुलाकर या भीड़ जोड़ना तो एक अलग धर्म होता है, किंतु साहित्यकार के रसज्ञता को साहित्यकार के माध्यम से संवाद करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो गद्य रचना तो उन्होंने बहुत विलक्षण की है। किसी की कृति पर समीक्षा लिखना बड़ा दुर्भाग्य कार्य होता है। गद्य के बारे में सविता मोहन जी ने बहुत कहा। और रचना जी का मोहन में भी जिस प्रकार की कविताएं और गीत हैं, उनकी सारस्वत यात्रा का एक अनथक प्रयास है। और वह एक एक कविता नदी, चूंकि नदी पर शीर्षक है, नदी में कई कविताएं हैं और नदी के बिंब जिस कविता में उन्होंने बिल्लावे की नदी या अन्य शीर्षकों से बहुत अलग अलग प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं, वह एक समकालीन गीत के युग में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी मुदिना जी कह रहे थे कि गीत का दौर समाप्त हो गया। मैं बताना चाहूंगी कि 400 तक के दिनों में जबकि गीत का एक दूसरा आंदोलन चल गया था, गीत का भवानी प्रसाद ऋषि, गिरजा कुमार माथुर, ज्ञान शास्त्री जैसे या रामेश्वर शुक्लांचल जैसे बड़े गीत लेकर थे। उसी समय तब तक के कवि विद्रोह करके कह रहे थे कि भाषा और छंद का बंधन तोड़ना है, परंतु मैं गीत प्रस्तुत कर सकती हूँ। मुक्तिबोध ने, अज्ञेय ने, इन सब ने बड़े सुंदर गीत रखे हैं। अगर नाम से बात जाए ये नहीं पहचान सकेंगे कि अज्ञेय का गीत है या मुक्तिबोध का गीत है। तो जो छांदस का विधान है, उसका अंतस का विधान जुड़ा हुआ है, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। और उसकी परिभाषा में ही उसी कवि जिस समय लोग अक्सर कविता पढ़ने की बात करते हैं, तो मैंने कहा मैं एक आध कविता पढ़ने वाली लिखने की बात करती हूँ। मेरी कविता मंच की कविता नहीं है। पंडित बुद्धिनाथ जी, रामनिया सिंह जी, असीम जी, शादाब जी या सामने बैठे जितने गीतकार लोग हैं वो प्रस्तुत करते हैं। उस समय सभागार का स्वरूप दूसरा होता है। कल बुद्धिनाथ जी कानपुर किसी बड़े आयोजन में गए थे। जैसा कि होता है कि वरिष्ठ गीतकार को आखिर में बुलाया जाए, श्रोताओं का धीरज सुना नहीं होता, और इसलिए वो जो है उनके मन में कसक रह गई। वो दिन हम लोगों ने देखे जब कानपुर में बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते थे। असीम जी साक्षी हैं कि कानपुर के इतिहासकार पूरी रात कवि सम्मेलन चलते थे। अब इसी एमके सभागार में जब बड़ा कवि सम्मेलन में हिंदी साहित्य के सम्मेलन के बैनर तले पूरी रात कवि सम्मेलन चला, डॉक्टर मौजूद थे। तो अब जो साहित्य से एक अलगाव होता जा रहा है, गीत काव्य छंद के प्रति रसज्ञ लोग जो हैं वह वही रह गए हैं जो उसके साथ तादाद प्रभाव से जुड़े हुए हैं। नई पीढ़ी जो है वह उसका आनंद अपेक्षक कम ले रही, लिखा बहुत जा रहा है। आनंद अपेक्षक कम ले रही, लिखा बहुत जा रहा है। बहुत नए कवि आ रहे हैं, और परंतु जिस रूप में एक परंपरा का चल रहा है क्रम, चाहे शिवराज सिंह भदौरिया का रहा, वीरेंद्र मिश्र का रहा, जानकी वल्लभ शास्त्री का रहा, इन वरिष्ठ गीतकारों का, शिवमंगल सिंह सुमन, तो उनका जो तारतम्यता है इसको हमारी पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। रामनिया सिंह जी, बुद्धिनाथ जी, असीम शुक्ल जी, शादाब जी हिंदी में भी लिखते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं। वो के शर्मा जी सामने बैठे हैं, जिन्होंने बड़ी लंबे गीत सुंदर लिखे और गायन भी उनका श्रेष्ठतम है। उस परंपरा को सतत प्रवाहमान करने की जरूरत है। वही साहित्य की सतत साधना है, सतत उपासना है। साहित्य के प्रति संकल्पबद्धता को दोहराना है। हमारे सामने नवोदित प्रवाह के सशक्त पत्रकार रजनीश त्रिवेदी जी बैठे हैं और साहित्यिक पत्रकारिता के युग में एक नया युगांतर प्रस्तुत कर रहे हैं कि हर अंक में एक नवीनता, और केवल देहरादून नहीं अखिल भारतीय स्तर पर वे अपनी रचनाओं का संकलन करते हुए इस हिंदी की इस शिक्षा को, हिंदी पत्रकारिता को, साहित्यिक पत्रकारिता को एक दिशा दे रहे हैं। हिंदी पखवाड़े का समापन दिवस 30 सितंबर हिंदी साहित्य समिति ने बहुत बड़े आयोजन किए पिछले वर्षों और पिछले दिनों में। मैं उन सबको बहुत साधुवाद देती हूँ। आसीम शुक्ल जी के प्रति जीवन में श्रद्धा शतम की कामना से यह अपेक्षा की हूँ कि उनके साहित्य का शाश्वत हम सब लोगों को अनुक्षण मिलता रहे। मालिक संबंध लेकर अब आगे कार्रवाई के लिए शादाब जी को निमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी बात कहें।